मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये मैथ यानी संख्यात्मक योग्यता का क्लास आपका चल रहा था, जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका नंबर सिस्टम का था, दूसरा सिंप्लीफिकेशन का था और तीसरा चैप्टर आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड था। अभी तक 30 वीडियो क्लास हो चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम आपसे डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 हो सकते हैं वीडियो क्लास, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। 3 वीडियो क्लास में आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें लगभग बता देंगे। सबसे पहली चीज़, दशमलव भिन्न कहते किसे हैं। दशमलव भिन्न होता क्या है? दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो एक ऐसी भिन्नांक संख्या, ऐसे ही आप सुनिए, एक ऐसी भिन्नांक संख्या यानी एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका हर यानी डिनोमिनेटर हमेशा 10 की घात में होता है। एक ऐसी भिन्नांक संख्या जिसका हर यानी डिनोमिनेटर हमेशा 10 की घात में होता है। इसका मतलब क्या है? 10 की घात में होने का 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो ये 10 की घात का मतलब क्या है? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर आपकी 4। तो दशमलव भिन्न क्या कहेंगे? एक ऐसा भिन्नांक संख्या, एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका हर हमेशा 10 की घात में होता है। और किस तरह से? 10, 100, 1000, 10,000। अच्छा, उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, जैसे 2 कहा गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2/10 हो गया, ये 0.2 हो जाएगा। या आपको कहा गया कि 25/1000 मान लीजिए आपसे कहा गया, तो ये क्या हो जाएगा? 0.025। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप 36 ले सकते हैं और अपॉन हम कर देते हैं 10,000, तो ये हो जाएगा दशमलव भिन्न कहलाएगा। ये हो जाएगा 0.0036। इस तरह से ये संख्याएं, ऐसी दशमलव भिन्न का मतलब है ऐसी भिन्नांक संख्याएं जिनके जो हर होते हैं वो 10 के घात में होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दशमलव भिन्न को अगर हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना हो तब क्या करेंगे? तो दशमलव भिन्न को अगर हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने लिखा है 0.025, इसे आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दशमलव के बाद जो भी संख्या आपको दिख रही है, बिना जीरो और बिना दशमलव देखे हुए जो भी संख्या दिख रही आप उसे अंश बना दीजिए। मीन्स यहाँ पे हमें 25 दिख रही थी, हमने 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितने भी अंक हों, 1 लिखने के बाद उतने ही शून्य लगा दीजिए और इसको सरलतम वैल्यू में लिख लीजिए 1, और ये 25 चौको 100 यानी 1/40। ये क्या हो गई? साधारण भिन्न हो गई। इसको वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। साधारण भिन्न में ये कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी संख्या अगर दशमलव भिन्न है तो उसे साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप नॉर्मली वो संख्या लिख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने ये संख्या आ जाती है 32, 0.032 आ गया और इसे हमें जो है साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा सा नंबर लिख लीजिए। क्या लिखा था? 32 लिखा था। उसके नीचे बटा में 1 डालिए और इसके बाद गिनिए दशमलव के बाद अंक 1, 2, 3 अंक हैं यहाँ पे। 1, 2, 3 जीरो बढ़ा दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको आप काटेंगे 8 से, तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 ही का नम 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 45 यानी 4/125 ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे?
कि सामान्य रूप से संख्या को लिख लेंगे और उसके बाद नीचे 10 की घात वाली संख्याएं लिखनी है। तो दशमलव अगर 1 अंक के बाद लगा है तो 10, 2 अंक के बाद लगा है तो 100, 3 अंक के बाद लगा है तो 1000। कहने का मतलब है 1 लिख लो और जितने दशमलव हैं उतने जीरो आप लगा दो। तो इस तरह से आप इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक और आपको बता दें कि अगर दशमलव भिन्न को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 100 से गुणा करना होगा। दशमलव भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप स्पष्ट सुने और उसको लिख लें। यदि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। और इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रतिशत वह फ्रैक्शन है जिसका हर निश्चित होता है और वो 100 होता है। तो मान लीजिए कहीं पे लिखा है 0.55 ये लिखा हुआ है और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना होगा। आपने 100 से इसे गुणा किया तो 0 0 और ये 5 हो गया। दशमलव 2 अंकों बाद लगा, यहाँ पे आपने लगा दिया, ये 55% हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कहीं भी कोई भी संख्या आती है, मान लीजिए ये लिखा है कि 0.05 और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 500। अब दशमलव 2 अंक बाद लगा, यहाँ लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा? 5%। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब दशमलव में होता क्या है, दशमलव फ्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसके योग कैसे करते हैं, इसके गुणा कैसे करते हैं और इसके भाग कैसे देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो साधारण तरीके से आप देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जिसमें अधिकतर चीज़ें आपको पहले से मालूम होंगी, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, योग की अगर बात आती है तो इसमें होता क्या है कि कॉलम के नीचे ही कॉलम रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए रखा गया कि 23.0715 ये है और इसमें हमें प्लस करना है 1.012, ये हमें प्लस करना है। तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 715 यहाँ पे आप 1 रखेंगे और दशमलव अपनी जगह रहेगा, ये दशमलव अपनी जगह रहेगा और उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब आपको इसको जोड़ना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 2 के बाद 0 लगा देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या के बाद कोई 0 है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये आपका 0 ही रहेगा, फिर दशमलव लग जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 24.0835। एक चीज़ और है, इसे पढ़ने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो दशमलव के बाद के जितने भी अंक होते हैं उसे एक एक करके पढ़ते हैं, यही सही तरीका है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि 24.0835 लिखा है, ये 24.0835 नहीं है बल्कि 24.0835 है। तो पढ़ने का ये तरीका है और आप ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। तो ये तो योग की बात हो गई। अगर हमें माइनस करना हो तो हम माइनस कैसे करेंगे, ये चीज़ आप देखें। अगर आपको घटाना है तो यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ये 15 है और 0.708 इस तरह से है और यहाँ से आपको घटाना है 11.1357 इस तरह से घटाना है। तो आप इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे आपको सीधा सा करना क्या है, दशमलव की जगह पे ही दशमलव होगा 7083 और यहाँ पे आप 11 लिखेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे और 1357 इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 है, 3 से ये नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी करेंगे, 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 7 बच गया, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 में से 3 नहीं तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा और फिर यहाँ 6 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पे लग गया, यहाँ जाएगा तो 4 होगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 4.5726 इस तरह से प्रॉपर आप घटाएंगे
और प्रॉपर जोड़ेंगे। दशमलव के नीचे अगर दशमलव रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही बेसिक बात है, ये क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं साथ में लेके सबको चल रहा हूँ। इसके बाद देखिए गुणा की बात कर लेते हैं। गुणा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे छोटी छोटी आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि कहीं पे उलझे ना किसी क्वेश्चन में। तो अगर हमें गुणा करना है तो सबसे पहली चीज़ देखिए, एक छोटी सी संख्या का गुणा करते हैं। 0.3 इंटू 0.3 है। अब देखिए दशमलव के पहले जो जीरो लगे हैं उनका कोई भी मतलब नहीं है यदि उनके आगे कोई पूर्णांक ना हो। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तब तो बहुत बड़ा मतलब है जीरो का, लेकिन अगर केवल जीरो इस तरह से है तो यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। इसी तरह से देखिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए। मान लीजिए ये लिखा है 0.3। अब यहाँ पे अगर हम 0 0 0 डाल देते हैं तो जीरो का कोई भी मतलब नहीं है, निरर्थक है यहाँ पे। लेकिन अगर यही जीरो हम यहाँ पे डाल दें तो बहुत बड़ा मतलब हो गया, ये 10 गुना कम हो गया। और एक जीरो डाल दे ये 100 गुना कम हो गया, एक जीरो और डाल दे ये 1000 गुना कम हो गया। लेकिन अगर जीरो हमारे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे जीरो है कोई तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जीरो के आगे कोई पूर्णांक आ गया तब तो बहुत बड़ा मतलब हो गया। तो इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम आपसे गुणा की बात करते हैं। तो गुणा करते समय आप सामान्य मल्टीप्लाई की तरह से करिए। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसके बाद जिन संख्याओं का आपने गुणा किया है उसमें दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं। तो जिन संख्याओं का मतलब 1 का तो आप गुणा करेंगे नहीं, कम से कम 1 से ज़्यादा संख्याएं होंगी, यानी 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, जो भी हैं उनमें दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, उन अंकों का आप जितने अंक हैं उतने योग कर लेंगे। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 1 कितना हो गया? 2 अंक हो गए। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये तो 9 है केवल, तो यहाँ 0 लगा करके 9.09 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से कोई भी संख्या आप गुणा करिए। आप देखिए 0.75 है और इंटू 0.03 आपको ये गुणा करना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले सामान्य संख्या की तरह से गुणा करिए। आपको कुछ नहीं, आप 75 गुणे 3 करिए, जरा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। 75 गुणे 3 करिए और 75 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद जिन संख्याओं को गुणा किया गया है, यहाँ पे 2 अंक है दाहिनी ओर दशमलव के और यहाँ पे 2 हैं, तो 2 2 कितना हो गया? 4। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ लगा देंगे। अगर 4 नहीं हो रहे हैं अंक तो 0 लगा लेंगे, और अगर 4 हो रहे हैं तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से अगर आप गुणा करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से घटाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भाग देने की। भाग देने में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल असहज नहीं महसूस करना चाहिए, आप भाग आराम से दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, ये 24.6436 इस तरह की संख्या है। अब इसे आपको कहा जा रहा है कि आप इसको 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड 0.04 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 24.6436 ये संख्या है, इसको 0.04 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए इसे आप नॉर्मल बिल्कुल डिवाइड करिए, एकदम नॉर्मल डिवाइड करिए, जरा सा भी कहीं आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिवाइड करिएगा। तो नॉर्मल जब डिवाइड करेंगे 4 से, इसको किसको? 24, 64 और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 छंग 24 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 बचेगा, फिर से 4 छंग 24 हो जाएगा और फिर 0 4 9 36, ये आपके सामने आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं? 4 अंक, और नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप दशमलव के बाद 2 अंकों पे इसमें लगा देंगे। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ पे थे, ऐसे ना लिखिए, दशमलव के बाद 4 अंक थे,
और नीचे क्या था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो 4 से 2 बटा दीजिए, कितना बचा 2। पीछे से आप गिनिए 1 और 2, यहाँ पे आप लगा देंगे, सही आंसर होगा 616.09। अब 616.09 को यदि 0.04 से आप फिर से गुणा करेंगे तो एग्जैक्टली आपका ऊपर जो दिया है वही आंसर आएगा। देखिए कैसे, 616.09, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 से। अभी क्या होगा कि नॉर्मल हम 616 और 09 दशमलव पढ़ते ही नहीं को 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 9 36 हो गया, 4 छंग 24 के 4 हो गया, और कैरी हुआ 2, 4 एकम 4 2 6 हो गया, और 4 छंग 24 हो गया, ये हो गया। अब हमें दशमलव कहाँ पे लगाना है, तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, यहाँ उठाकर आप लगा दीजिए, ये आपका फिर से वही आ गया है। यानी भाग देने से वैल्यू ये आई थी और गुणा करने से वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे कहीं से भी कन्फ्यूज़न नहीं है, और कितना भी दशमलव लगा हो आप जरा सा भी परेशान नहीं होंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तब भी आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं। तो ये दशमलव के गुणा कैसे करेंगे, दशमलव के भाग कैसे देंगे, दशमलव को जोड़ेंगे, दशमलव को घटाएंगे, इसकी सेल्फ से प्रैक्टिस करिए, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसमें मेन जो मुद्दा दशमलव भिन्न में हमें बताने का था वो था दशमलव भिन्न की पुनरावृत्ति, यानी यहाँ पे रिपीट होती है, रिकरिंग होती है, रिपीटिशन होता है। इसका मतलब क्या है, तो दशमलव के बाद अंकों के बाद की जो पुनरावृत्ति होती है, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर 2/3 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.6666, यानी ये दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम दूसरी तरीके से जब प्रेजेंट करते हैं तो 0.6 पे हम बार लगा देते हैं। अच्छा, दशमलव के बाद की पुनरावृत्ति होती है, और यह पुनरावृत्ति कभी एक अंक की हो सकती है, कभी एक अंक से अधिक अंक की हो सकती है। मतलब क्या है, ये पुनरावृत्ति इस तरह से भी हो सकती है 0.57575757, तो कभी एक अंक की पुनरावृत्ति होती है और कभी एक से अधिक अंकों की भी पुनरावृत्ति होती है। जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है उस पे हम बार लगा करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी बार लगाने का मतलब ही है कि इस अंक का रिक्रिएशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अच्छा, पुनरावृत्ति जो दशमलव के बाद के अंकों की होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये बता दें कौन कौन सी होती है। एक तो होती है शुद्ध पुनरावृत्ति। शुद्ध पुनरावृत्ति, तो शुद्ध पुनरावृत्ति का मतलब क्या है और मिश्रित पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से संबंधित आगे हम आपसे सवाल करेंगे। इनको उदाहरण के जरिए दिखा भी देते हैं। शुद्ध पुनरावृत्ति और मिश्रित पुनरावृत्ति क्या है, और पुनरावृत्ति आपने देख लिया। तो शुद्ध पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जैसे 0.8888 इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 पे बार लग जाएगा, इसको शुद्ध पुनरावृत्ति कह रहे हैं। या 0.525252 इस तरह से, तो 0.52 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, इसको हम शुद्ध पुनरावृत्ति कहते हैं। मिश्रित पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, 0. यहाँ पे 5777777, इसका मतलब है कि एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और बाकी एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसको मिश्रित पुनरावृत्ति कहते हैं। और इसको इस तरह से लिखते हैं 0.57 पे बार लगेगा, इसका मतलब है कि 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये मिश्रित पुनरावृत्ति है और ये शुद्ध पुनरावृत्ति है, और ये इसे हम सम्मिलित रूप से पुनरावृत्ति कहते हैं। तो दशमलव भिन्न में मेन फोकस हमारा होगा कि दशमलव के बाद के अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन पे छोटा छोटा सा आपको उदाहरण दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि इन दशमलव की पुनरावृत्ति वाले सवालों को हम हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक क्वेश्चन लिखते हैं 0.66666, तो ये एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है। इसे ये कह सकते हैं को सरलतम भिन्न में लिखिए, सरलतम भिन्न में लिखिए, सरलतम भिन्न में लिखिए।
ये भी बोल सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि 0.6 पर बार लगा है, इसे हल करें। तो यहाँ पे जो है किस तरह से इसका जवाब देंगे। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पे जिसके ऊपर बार लगा है वह अंक नॉर्मली लिख लें और बार को हटाकर उसके नीचे 9 लिख दें और इसको कैलकुलेट कर लें, किससे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका साधारण सा जो है दशमलव के बाद जो है पुनरावृत्ति अंक की हो रही, तो इस तरह से हल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण जिसको हम मिश्रित पुनरावृत्ति कहते हैं, तो 0.5777 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये हो गया। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, 0.57 पे बार है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको कैसे हल करते हैं। इसमें इस पूरी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे, दशमलव के बाद जो भी होगी। अब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को इस पूरी संख्या से घटा देंगे, यानी 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो 57 से घटा देंगे। अब क्या लिखेंगे, 52। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही थी उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे, राइट में लिखेंगे। ये कैलकुलेट करेंगे तो 26/45 आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भाग देंगे तो आपको इस तरह की वैल्यू दिखेगी। फिर से आप देखिए ये 0.5777, इसका मतलब है कि 7 का रिपीटिशन हो रहा है और 5 का नहीं हो रहा है। ये मिश्रित दशमलव पुनरावृत्ति कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरी संख्या दशमलव के बाद जो भी लिखा है यदि उससे जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को घटा दिया जाए, तो आपने यहाँ से 57 से 5 घटा दिया, कितना हो गया, 52। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग लेफ्ट में और जिसकी नहीं हो रही है उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे, राइट में लिखेंगे। जितना कैलकुलेट होता है उतना आप कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ आपको बेसिक बातें इसकी बताई हैं दशमलव भिन्न की। अब इसके बाद आइए सवालों के जरिए आपसे चर्चा करते हैं। ये नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हमने आपको डिटेल जो बताया है उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे दशमलव पुनरावृत्ति भिन्न, यानी पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें दशमलव के बाद के अंकों का रिपीटिशन होता है, यानी रिकरिंग होती है या पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें सबसे पहला सवाल आप देखिएगा और सवाल के जरिए ही हम लोग बात करेंगे। 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से यूपीएसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ तो इससे रिलेटेड है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। तो वो टाइप क्या है वो मैं डिस्कस बाद में करूँगा। सबसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, 0.5353 और डैश डैश का मतलब है कि ये जारी है, और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा गया है कि इसकी सरलतम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर ये हमें ऐसा दिखाई पड़ता है तो हम देख रहे हैं 5 3 5 3 5 3 की पुनरावृत्ति हो रही है और यही क्रम जारी है। तो इसको हम दूसरा जो फॉर्मेट है उसको लिख सकते हैं 5 3 और इस पे पूरे पे बार लगा देंगे। इसका भी मतलब यही होता है जो इसका मतलब है। अब इसको सरलतम वैल्यू में लिखने का तरीका क्या है, बस तरीके पे आप ध्यान दीजिए। जो दशमलव के बाद संख्या आपको दिख रही है पूरी की पूरी संख्या लिख लीजिए। आपने लिख लिया, जिन अंकों का या जिस अंक का, अगर 1 है तो जिस अंक का, और अगर 1 से ज़्यादा है तो जिन अंकों का, तो जिन अंकों का या जिस अंक का पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों की पुनरावृत्ति हो रही इसलिए 9 का प्रयोग दोनों के लिए करेंगे और इसका सही आंसर 53/99 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सी आंसर उठा के टिक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ में, इसी क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और क्लियर कराते हैं। यहाँ से इसको फिर से दूसरी तरह से लिखते हैं, 0.5333 और डैश डैश डैश। ये है आपकी पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न लेकिन मिश्रित प्रकार की। ये आपकी शुद्ध है और ये मिश्रित है। मिश्रित क्या है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और दूसरे अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक तो फॉर्मेट एग्जाम में आपके इस तरह से रहेगा, है ना, और दूसरा इसको आप लिख कैसे सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा था तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.53। अब केवल 3 पे बार लगाएंगे,
इसका मतलब है कि 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है जिस पे दशमलव लगा है। अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा, आप पूरी संख्या दशमलव के बाद जो लिखी हुई है उसको नोट कर लो, पहला काम। दूसरा काम, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को पूरी संख्या से घटा दो। तो किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही? 5 की नहीं हो रही है, ये हमने 5 इससे घटा दिया। अभी क्या आ गया? 48 आ गया। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करिए, लेफ्ट में लिख लीजिए, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसके लिए 0 का प्रयोग करिए, राइट में लिख लीजिए। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दोगे तो ये 24 हो जाएगा, और नीचे 2 से काट दोगे तो ये 45 हो जाएगा। और अगर इसको 2 से काट दोगे, सॉरी 2 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15, यानी 8/15। और अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या 8/15 इसकी वैल्यू सही है, हम किस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं? इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। इसमें हमने 5 को रोक लिया और 3 की रिपीटेशन करा दी, तो आपको जो संख्या लिखी गई 0.53, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। जिसकी नहीं हो रही है पुनरावृत्ति, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको इस पूरी संख्या से घटा देंगे, मीन्स 53 से। तो जब 53 से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 48। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, जिसकी नहीं हो रही है 0 का प्रयोग करेंगे, राइट में लिखेंगे। 48/90 को जब कैलकुलेट आप करेंगे तो ये 8/15 हो जाएगा। अब जरा 8 को हम 15 से भाग दे करके देखते हैं और देखते हैं जरा आता क्या है। ये 15 से डिवाइड कर रहे हैं, जाएगा तो है नहीं, तो दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 15 बचे, ये 75 हो गया, 75 आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 5 हम 0 उतारेंगे, 15 या 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 15 या 45, फिर 5 बचेगा। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जवाब देने का था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक तो मैंने ये बताया ही है वहाँ से, और एक आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसा आता है और अगर ऐसा आता है तो दोनों सवालों में अंतर है। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है, आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस से, बहुत ज़्यादा नियम पे मत जाइएगा। आपकी जब फ्लुएंट प्रैक्टिस होगी तो आप इजी वे में कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल आपका लिखा हुआ है 3.87 और पूरे पे बार लगा है और माइनस किया गया है 2.59 और इस पे भी बार लगा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ सीधा से कि जो पूर्णांक हैं उनसे हम मतलब नहीं रखते हैं, पूर्णांक वाले अंकों को हम माइनस कर लेते हैं। तो पूर्णांक वाले अंकों को आप माइनस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। अब हम बात करते हैं इधर के अंकों की। तो ये 87 पे बार लगा है, इसका मतलब है कि 87 अपान जिन पे बार लगा है या जिनकी रिपीटिशन हो रही है 9 का प्रयोग करते हैं तो 2 अंक है बटे 99 हो गया। और उसके बाद इससे माइनस किया गया है 59 और इस पे भी बार पूरे पे लगा है, इसका मतलब है इसके लिए भी 9 का प्रयोग किया जाएगा। अब 87 में से अगर 59 आप घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8 हो गया और यहाँ पे आपका बच जाएगा 7 में से 5 गया 2 हो गया। अगर 28 पे 99 बटा में है तो इसका मतलब है कि 28 पर बार लग जाएगा और ये आपका यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा 1.28 और 28 पे यहाँ पे बार लगेगा। तो इस तरह से आप इसको इजी वे में आंसर कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, आप तेज़ी से आंसर दे करके बता सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है, ये तो आपको देख करके आ जाना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने दशमलव भिन्न कम पढ़ा है हो सकता है उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अगर कंसंट्रेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.3939 इसका मतलब क्या है कि 39 की रिकरिंग हो रही है पुनरावृत्ति, तो 39 पे आप बार लगा दीजिए। अब जिस पे बार लगा हुआ है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं, पूरी संख्या को आप उतार लो और इसके लिए दोनों के लिए 9 का प्रयोग होगा। इसे आप अगर 3 से काट दोगे तो 13/33 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगर इसको आप कैलकुलेटर से काट के देखोगे तो फिर से ऐसा दिखेगा। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल लिखा हुआ है। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें है 0.295
5 6, फिर 5 6, फिर 5 6 लिखा है और फिर 5 6 और आगे डैश डैश। इसका मतलब क्या, इसके फॉर्मेट को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.29 और 5 6 की रिकरिंग हो रही है। ये पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न तो है लेकिन मिश्रित प्रकार की है। क्यों? क्योंकि कुछ अंकों की रिपीटिशन हो रही है और कुछ अंकों की रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो अब इसको सवाल उठता है कि कैसे हल करेंगे और कैसे आंसर देंगे। इसमें ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए सबसे सहज रूप से बात किया करिए। जिनकी रिकरिंग नहीं हो रही है वो आप लिख लिए, जिनकी रिकरिंग हो रही है उस पर बार लगा दिया। अभी क्या करते हैं कि पूरी संख्या को लिख लेते हैं। जैसे पहला वाला सवाल बताया था तो 29 56 लिख लिया आपने। उसके बाद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को पूरी संख्या से घटा देते हैं। तो 29 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसको 256 से घटा देते हैं। तो 29 को जब 256 से घटाएंगे तो यहाँ 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा और इधर 29 आ जाएगा। तो ये संख्या आ गई। अब बटा में क्या लिखेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति उसके लिए 9 9 का प्रयोग, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं उसके लिए 0 0 का प्रयोग। 9 हमेशा लेफ्ट में, 0 हमेशा राइट में। तो इन दोनों के लिए 9 9 का प्रयोग करेंगे और इन दोनों के लिए 0 0 का प्रयोग करेंगे। और यही है, इसको कैलकुलेट भी नहीं किया गया है। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो इस तरह से ये है बहुत आसान। बस ये होता है कि जिन बच्चों ने इसे पढ़ा नहीं है उनको ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। और अगर ये मालूम हो गया तो यूपीएसआई में जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, उनमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं और बस इनको आप गौर से देखिएगा। देखते देखते आप तरीका समझ जाएंगे। एक लिमिटेड तरीका है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 नंबर जो एग्जाम्पल लिखा है ये आपके सामने यहाँ लिख लेता हूँ। 0.2 इस पे बार लगा हुआ है और प्लस 0.3 है, इस पे बार लगा है और प्लस में 0.32 है जिस पे पूरे पे बार लगा हुआ है। और इसका सलूशन आपसे पूछा जा रहा है कि बराबर क्या होगा, विकल्प दिया हुआ है। तो जिन संख्याओं पे बार लगा हुआ है बार हटा दे और बटा 9 लिख दे, उसका सलूशन आपको मिल गया। बार का मतलब है इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होती है, उस पर बार का निशान लगाकर उसको प्रेजेंट करते हैं। यदि बार का निशान हटाना है तो सीधा आप इसे 2 बटा 9 लिख सकते हैं, यानी 2 बटा ये 9 हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 बटा 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरे पे बार लगा है 32/9 हो जाएगा। अब इन्हें नॉर्मली हमें जोड़ना है, जैसे कोई भी संख्या जोड़ते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हो गया 2 बटा 9, 3 बटा 9 और ये 32/99। इसका एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 99। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी यहाँ पे 22 आ जाएगा। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। और जब 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 32 रहेगा। नॉर्मली सबको जोड़ लेंगे, 2 3 5 5 2 ये 7 हो गया और ये 3 3 6 1 7 8 हो गया। 87/99 आ गया। अब आप इसको इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। इसको ऑप्शन में अगर ये दिया है कि 29/33 तो इसका ये भी आंसर सही है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जिसके आगे 99 लिखा है इसका मतलब 8 7 की रिपीटिशन दशमलव के बाद हो रही है। तो आप ये भी आंसर, यानी आपका ये भी विकल्प हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसा चाहे वैसा आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमारे में जो विकल्प है वो इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब सही आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई गलती करता है तो इसका गलत आंसर भी दे सकता है। हो सकता है कोई गलती करे तो ये आंसर टिक कर देगा और जैसे ही ये आंसर टिक करेगा आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 0.87 पे बार लगा, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप सेम तरह से होना है, इसमें भी योग करना है और कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। आप अगर इसको नॉर्मल वे में लेते हैं 0.363.37 तो कोई गलती से एक भी आंसर दे सकता है जो कि गलत है। आप देखिए 0.63 पूरे पे बार लगा है
और प्लस में है 0.37, इस पे भी बार लगा है। तो बार हटेगा, नीचे 9 आ जाएगा, चूंकि दोनों पे बार लगा है तो 63/99 हो जाएगा, और इधर प्लस 37 बटा आपका 99 हो जाएगा। तो जब इसे आप जोड़ेंगे नॉर्मली, तो ये चूंकि हर बराबर है तो इसमें एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, 100/99 हो जाएगा। अब 100/99 में क्या है कि अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक पूर्णांक है। तो यहाँ एक पूर्णांक है, तो 99 91 99, एक आ गया, दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे और फिर 1 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 0 1 आएगा, ये क्रम चलता रहेगा। तो 1.01 और इस पे आप बार लगा देंगे। इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका सही आंसर बी आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक है और पूर्णांक के बाद अच्छा भाग देने के लिए अगर आप नहीं नॉर्मली दे पा रहे हैं तो इस तरह से दे लीजिए। 99 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 99 हो गया। यहाँ पे आपका कुछ नहीं, यहाँ एक बचा, 0 उतारा तो दशमलव लग गया, फिर 0 उतारा तो यहाँ भी 0 जाएगा। अब फिर एक बार आप ले जाओगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा, अब फिर 0 उतारोगे, उसके बाद 0, अब उसके बाद जब यहाँ पे एक बार ले जाओगे तो ये आपका इस तरह से 0.01 0.01 0.01 ये क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 1.01, इसकी रिकरिंग हो रही है, तो बार का निशान लगाकर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, 7 का आंसर क्या देंगे? 7 नंबर में लिखा है 0.6, जिसकी रिपीटिशन हो रही है, पुनरावृत्ति, 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8 और प्लस 0.3, और इन पे सब पे बार लगा है, इसका मतलब इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या करेंगे, सबको 6/9, 7/9, 8/9 और 3/9, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल अंक है तो सिंगल 9 हो जाएंगे। सबके चूंकि हर बराबर है तो नॉर्मली जोड़ लेंगे। 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 6 ये हो गया 24, 24/9 हो गया। अब अंश बड़ा है, इसमें निश्चित रूप से पूर्णांक है, डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, तो यहाँ तो दशमलव लग जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 6 बचेगा, 9 दूनी 18 हो गया, 24 में से 18 गया, 6 बचा, फिर दशमलव लगे, 9 छक 54, फिर 6 बचेगा, 9 छक 54, फिर 6 बचेगा, 9 छक 54, और ये क्रम चलता रहेगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2.6 और इस पे बार। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका ए आंसर सही होगा। अच्छा, भाग आप दे करके देखिए, 9/24, इसको 9 दूनी 18, यहाँ क्या बच गया, 14 में से 8 गया, 6, 0 उतारा, दशमलव, 9 छक 54, उसके बाद फिर 6 आ गया, 0 उतारा, 9 छक 54, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 छक 54, तो ये क्रम आपका चलता रहेगा। तो 2.6 पे बार। और इसका आंसर आपसे कोई ये भी कह सकता था कि ये 24/9, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 3 8 24, 3 त्रिक 9, इसको 2 सही 2/3, ये भी कोई ऑप्शन में दे सकता था, ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, और ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता था। और ये भी हो सकता था कि आपको ऑप्शन कोई इस तरह का भी ऑप्शन दे सकता था। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन शायद आपको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, देख करके आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विकल्प इतने डिफरेंट दिए हुए हैं, और विकल्प से आप जो है आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0.14287, और इस पे पूरे पे बार लगा है, इसका मतलब है ये लिखा है 14 28 57 बटा ये 6 टाइम 9 आप लिख लीजिए, चूँकि सबकी पुनरावृत्ति हो रही तो ये हो गया। और अब इसको डिवाइड करना है, भाग देना है, किससे? भाग किससे आपको देना था? 28 57 और 14, और इस पे भी पूरे पे बार लगा था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 28 57 14 और डिवाइड बाई 9 9 9, ये 6 टाइम 9 हो गया। अब होता क्या है कि अगर भाग के निशान के दाहिनी तरफ कोई फ्रैक्शन लिखा हो तो भाग के निशान को गुणे के निशान में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 14 28 57 और बटा 9 9
9 6 टाइम लिखना है और इनटू ये ऊपर चला जाएगा 6 टाइम 9 9 हो जाएगा और नीचे 28 57 और 14। तो इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 14 28 57 और बटे 28 57 14, ये आपके सामने बच जाएगा। अब इसको आप या तो काटो और या ऑप्शन से देख करके, वैसे भी 14 दूनी 28 और 28 दूना 56 होता है, 57 दूना 114 होता है। आपके सामने दिख रहा है, देखिए 28 दूना 14, ये 14,000 है और ये 28,000 है। ये 2800 है, ये 5700 है, 57 में से हम 56 समझ लेते हैं और ये 114 बच जाएगा, तो 57 दूना 114 यानी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है, ये 2 है, ये 10 है, ये 1/3 है, 1/2 एक ही है, तो 14 दूनी 28, 1/2 देख करके आप टिक कर सकते थे। लास्ट सवाल ये देखिए 9 नंबर, और इसके बाद जो है अगले वीडियो क्लास में मैं डिटेल में इसमें से काफ़ी क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा। अधिकतर आपके जो पेपर में पूछे गए सवाल हैं उन्हीं को क्लियर कराऊंगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये दशमलव भिन्न को आसानी से समझ जाएंगे। ये सवाल क्या था 0.4 और 23 इस तरह से लिखा था। तो अगर ये एग्ज़ाम में ऐसे आता है तब भी ठीक है, और अगर ऐसे नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिख दें, या हो सकता है कि इस तरह से एग्ज़ाम में आपके दिया हो 0.423 पे बार लगा होगा ये, तो इसका मतलब है कि 23 की रिपीटेशन हो रही है, 4 की नहीं हो रही है। तो ये कौन सा आपका हो गया पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है, लेकिन मिश्रित प्रकार का है। अभी क्या करेंगे, पूरी संख्या को आप उतार लीजिए, दशमलव के बाद जो भी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को पूरे से घटा दीजिए, क्या बचेगा 419। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग लेफ्ट में, तो 2 हैं आपके ये, और जिसकी नहीं हो रही है उसके लिए 0 राइट में, 419/990। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते रहेंगे, केवल देखने मात्र से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कर पाएंगे। तो इसका जो अगला सेकंड पार्ट होगा उसमें और इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।